आज का जो टॉपिक है वो कैटालिसिस है। किसी को कोई प्रॉब्लम है फ्रॉम लास्ट क्लास? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैटालिसिस। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 क्लासेस में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। सिलेबस में इसमें हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कैटालिसिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसमें होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होते हैं। सिलेबस में होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस लिखा हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं कैटालिसिस के, या कैटालिस्ट के टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का क्या मैकेनिज्म होता है और होमोजेनियस कैटालिसिस का क्या मैकेनिज्म होता है, वो दोनों पढ़ेंगे। सिलेबस में होमोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म नहीं पूछा गया, बट वी हैव टू डू इट। लास्ट है एंजाइम कैटालिसिस, एक एंजाइम कैसे रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो देखना है। एंड देन लास्ट इज माइकल मेंटेस को इक्वेशन, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो कैटलिस्ट होता क्या है? अ कैटलिस्ट मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन दैट एक्सेलरेट्स इट्स स्पीड्स एंड it is recovered unchanged in amount. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस, कैटलिस्ट तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो ठीक है, कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में एक एडिशनल कंपाउंड होता है जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में हम लोगों ने काइनेटिक्स में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। वही चीज़ें है, वही इंट्रोडक्शन है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है जो हम एक केमिकल रिएक्शन में डालेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जितना हम लोगों ने इस रिएक्शन में डाला था उतना ही वो रिएक्शन के बाद वो वापस निकल जाता है। उसकी जो अमाउंट होती है वो अनचेंज रहती है, उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अनचेंज रहती है, लेकिन वो रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर देता है खुद बिना यूटिलाइज हुए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेटेड स्पीड, जो उसकी स्पीड को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो स्पीड को कम कर देते हैं, तो उन्हें हम लोग पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? स्पीड को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट हमेशा ही स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड को कभी डिक्रीज नहीं करेंगे। ऐसे कंपाउंड जो स्पीड को डिक्रीज करते हैं उन्हें हम लोग पॉइजन बोलते हैं। तो कैटलिस्ट का अपोजिट क्या है? पॉइजन। ठीक है, ये स्पीड को इंक्रीज करेगा एंड इज रिकवर्ड अनचेंज इन द अमाउंट एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन द रिएक्शन इज ओवर। और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली हमें वापस मिल जाएगा। ना ही इसकी अमाउंट चेंज होगी, ना ही इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। ऐसी रिएक्शन या ऐसे केमिकल प्रोसेस जहाँ पे कैटलिस्ट का यूज होता है उसे कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हेबेस प्रोसेस है N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2। N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन करता है और ये बनाता है ट्वाइस ऑफ NH3। ट्वाइस ऑफ NH3 बनाते हैं तो ये क्या है? हेबेस प्रोसेस है, इसमें हम लोग अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं आयरन। आयरन क्या करता है? इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका वो बढ़ा देता है और खुद वो यूटिलाइज नहीं होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये रिएक्शंस तुम्हें मिलेंगे जहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। यू नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट अ फ्यू एटलीस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे भी सारे हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल है। जब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे तब हम टाइप ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे, तब हम लोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कैटलिस्ट के। तो कैटलिस्ट कैसे दिखता है, क्या काम होता है, क्या वो डिफरेंस कर सकता है, वो सब देखेंगे। तो अगर तुम्हें याद हो कि अगर हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था, तो कैटलिस्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथवे। पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमें क्या दे देता है? एक अलग पाथवे दे देता है, एक अलग मैकेनिज्म दे देता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसमें it basically changes mechanism of a reaction। और मैंने तुम्हें
प्रॉपर्ली करके भी दिखाया था काइनेटिक्स में कि कैसे एक कैटलिस्ट अपने मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो पास में आ जाते हैं, फिर वो आराम से रिएक्ट कर सकते हैं, उनके बॉन्ड्स ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं एक नॉर्मल रिएक्शन लिखूँ, रिएक्टेंट यहाँ पे है और प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी EA1, ठीक है। और जब रिएक्शन कैटेलाइज्ड हो जाती है, रिएक्शन को अगर हम लोग कैटेलाइज कर देते हैं, तो उसका जो नया पाथवे होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ये जो यहाँ से यहाँ पे आया है, दिस इज योर EA2, ठीक है। सो EA2 क्या है, कम है वैल्यू देन EA1। ये किसकी है, कैटेलाइज्ड, ये रिएक्शन है कैटेलाइज्ड, और ये रिएक्शन है अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, जब कोई भी कैटलिस्ट हम लोगों ने नहीं डाला। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी होगी, और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो कैटलिस्ट का जो इम्पोर्टेंट काम है वो तुम्हें पता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा और उसका मैकेनिज्म चेंज कर देगा, और वो रिएक्शन को फैसिलिटेट कराएगा। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो पहली जो चीज़ आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। A catalyst can't initiate a chemical reaction. This is very important कि अगर एक ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अगर तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो नहीं होगी। ये एक फैक्ट है जो कि तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि कैटलिस्ट अगर एक रिएक्शन तुम कर रहे हो और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, तो उसमें तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कैटलिस्ट उसी रिएक्शन में डालनी चाहिए जहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और कैसे पता चलेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसके डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड डेल्टा जी इज 0, तो मतलब रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो अगर तुमने रिएक्शन में रिएक्शन देखी और उस रिएक्शन में क्या था, डेल्टा जी पॉजिटिव थी, और उस रिएक्शन में अगर तुम डेल्टा जी पॉजिटिव ले रहे हो और उसके अंदर कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा का मतलब क्या है, रिएक्शन तो होगी ही नहीं, रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो उसमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर तुमने उसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, उसका रेट बढ़ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डेल्टा जी जब 0 होगा तो रिएक्शन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो अगर तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट करूंगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो अभी पहले पे आते हैं। तो अगर एक रिएक्शन जो होती ही नहीं है, कभी होती ही नहीं है, ऐसी रिएक्शन ले ली तुमने और उसके अंदर तुमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, does a catalyst can catalyze a spontaneous reaction, ठीक है। तो कैटलिस्ट एक रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, कौन सी रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और उसका जो डेल्टा जी होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो कैटलिस्ट हमेशा बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है। 100 ग्राम की रिएक्शन लगाइए तो उसके लिए सिर्फ 1 ग्राम कैटलिस्ट यूज होगा, या फिर हो सकता है 0.1 ग्राम हो, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि रिएक्टेंट 100 ग्राम है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें तुम्हें कैटलिस्ट कितना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कम कैटलिस्ट चाहिए होता है। ऐसी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जिसमें स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट में भी चाहिए होता है कैटलिस्ट, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है जहाँ पे AlCl3 रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, लेकिन वो रिएजेंट की तरह भी काम करता है क्योंकि उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा डाली जाती है, तो वो प्रॉपर कैटलिस्ट नहीं है। तो कैटलिस्ट कब यूज़, कैटलिस्ट कितनी कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, हमें बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में लेना होता है, ठीक है। अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन द अमाउंट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होगा, उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, जैसे 1 ग्राम स्टार्टिंग में तुमने डाला था, रिएक्शन खत्म होने के बाद वो 1 ग्राम का 1 ग्राम ही बचा रहेगा, ठीक है। एज वेल एज इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज नहीं होंगे, मतलब जो रिएक्शन वो पहले करा रहा था, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी फिर वही काम कर सकता है, ठीक है। उसके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होंगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हालांकि चेंज हो सकती हैं, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल कलर में चेंज, उसका कलर ज़रूर चेंज हो सकता है कैटलिस्ट का, ठीक है। तो कुछ छोटी मोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई तो मतलब क्या वो अलग ही कंपाउंड बन गया, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर, कैटलिस्ट का जो नेचर होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है और बहुत ही सिलेक्टिव होता है। मतलब एक रिएक्शन है जैसे N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, इसके अंदर तुमने Fe डाल दिया तो रिएक्शन क्या हो गई, तेज हो गई। लेकिन तुम्हारे पास दूसरी रिएक्शन है H2 प्लस O2, इसके अंदर तुमने Fe डाला तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो एक रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। एक रिएक्शन के लिए वो काम करेगा, दूसरी रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो हर रिएक्शन का अपना एक खुद का कैटलिस्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने आयरन को कैटलिस्ट मान लिया एक रिएक्शन देख के तो उसको दूसरी रिएक्शन में भी डाल दिया और वो रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये कंपाउंड डाल के वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। अब तुमने जो चीज़ डाली है हो सकता है वो रिएक्ट करे, हो सकता है वो रिएक्ट ना करे। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल तुमने एक रिएक्शन ली और तुमने 15-20 कैटलिस्ट देखे, फिर एक एक डालोगे, फिर दूसरा डालोगे, फिर तीसरा डालोगे। इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन मतलब सेम रिएक्शन में तुम अलग अलग कैटलिस्ट बार बार डाल के देखोगे कि कौन रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। जो रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर रहा है वही तुम्हारा कैटलिस्ट होगा, ठीक है। और अलग अलग कैटलिस्ट, एक रिएक्शन के लिए एक से ज़्यादा कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन काम कर रहा है, उसके अलावा तुमने मैग्नीज डाला, मैग्नीज भी काम कर लिया, ठीक है। तो वो रिएक्शन के नेचर पे ही डिपेंड करेगा, वो हम नहीं बता सकते कि कौन सा मेटल या कौन सा कंपाउंड किस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही तुम बता सकते हो कि ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तुम्हें जो एग्जाम्पल्स हैं वो रटने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है उसका, ठीक है। तो जैसे हेबर्स प्रोसेस में आयरन है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है, तो इनके जो कैटलिस्ट हैं वो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अ कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, ओके। तो ये मेरे पास सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, दो रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्शन अलग अलग करूंगा मैं। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, और बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी भी उतनी तेजी से ए में वापस कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब अगर तुम इसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाल दो, फॉर एग्जांपल तुमने एक्स डाल दिया, तो एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, रेट करेगा, ठीक है। तो रेट को इंक्रीज वो कर रहा है, लेकिन रेट को इंक्रीज करने के बाद भी इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बैकवर्ड का भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के देखें, तो पहले ये था, ठीक है, ए ये है, बी ये है। अब जो नया कैटलिस्ट है उसने क्या हो गया, नया रिएक्शन पाथवे चूज कर दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम थी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ए के लिए क्या होगी, पहले से कम है। अब बी के लिए यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी, बी की भी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये नया पाथ देता है जिससे रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोडक्ट दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ए जितनी तेजी से बी में कन्वर्ट होगा, बी भी उतनी तेजी से ए में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो तुम कैटलिस्ट अगर डालोगे तो रिएक्शन पूरी नहीं होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्शन की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, रिएक्शन ऐसा लगता ही नहीं कि चल रही है। उसमें तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही बोल रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी ये डालने से, ठीक है। सिर्फ क्या है कि कितनी जल्दी इक्विलिब्रियम पहुंच पाता है वो इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को अगर मैंने ए से बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए 10 मिनट लगते थे, तो अगर तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए हो सकता है 2 मिनट ही लगे, ठीक है। 2 मिनट में इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची, वहां पे फिर कोई फायदा नहीं होगा कैटलिस्ट का, ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा उतनी तेजी से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो वहीं होता है जहाँ पे रिएक्शन
इरिवर्सिबल हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बस। अगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा तो उस रिएक्शन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम होगी, और उसमें कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कितने टाइप की कैटालिसिस होती है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव कैटालिसिस और प्रमोटर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जैसे कैटलिस्ट काम करता है उसको पॉजिटिव ही बोलते हैं। ठीक है, द फिनोमेना इन विच कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम अगर हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, H2SO4 बनाने का एक मेथड है। तो अगर उसमें प्लेटिनम यूज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। HNO3 का प्रिपरेशन को ऑसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, उसमें भी प्लेटिनम यूज़ होता है। तो प्लेटिनम दोनों ही रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, अब प्रमोटर्स यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई। ठीक है, प्रमोटर्स कैटलिस्ट ही है, टाइप ऑफ कैटलिस्ट है। ठीक है, दे डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना, कैटलिस्ट डालने के बाद कुछ प्रमोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। प्रमोटर का मतलब क्या है कि वो जो भी चीज़ है उसका जो रेट है उसको इन्हेंस कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो प्रमोटर्स मतलब कोई एग्जांपल अगर मैं सोचूं तो फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है वो एक काम को आराम से कर सकता है। ठीक है, अगर उसका कोई एक फ्रेंड आ गया तो वो उस काम में हेल्प कर दे तो काम जल्दी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो काम था वो बंदा खुद कर सकता था, खुद करता, लेकिन हो सकता है कि पूरा दिन लग जाता है, लेकिन कोई और आ गया तो उसने जल्दी खत्म करा दिया काम। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रमोटर नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी होगी। ठीक है, लेकिन प्रमोटर क्या करेगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर देगा, उसको और अच्छे से करने देगा। ठीक है, जहाँ पे कैटलिस्ट रिएक्शन 2 मिनट में कर रहा था, प्रमोटर डालने के बाद हो सकता है वो रिएक्शन 1 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट को हेल्प करता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को हेल्प कर रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, और प्रमोटर क्या कर रहा है, कैटलिस्ट को हेल्प कर रहा है। अगर तुम उसमें से कैटलिस्ट हटा दोगे तो प्रमोटर खुद काम नहीं करेगा। तो प्रमोटर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, वो हमेशा कैटलिस्ट के साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर कैटलिस्ट होगा तो वो हेल्प कर देंगे, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो वो खुद अपना मन से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, तो कैटलिस्ट और प्रमोटर दोनों का एक ही काम होता है। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट को हेल्प जो करता है वो प्रमोटर्स होता है। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ कैटलिस्ट है इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, इसको प्रमोटर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रमोटर्स अलग होते हैं, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ प्रमोटर्स को। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, बस भाई। प्रमोटर्स अलग कैटेगरी होती है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मैं दे डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली, मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। एंड only enhance the activity of catalyst। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर देंगे, खुद कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हेबर्स प्रोसेस में मैं फिर से लिख दूँ, कैटलिस्ट हम लोग आयरन यूज करते हैं और Al2O3 इसका प्रमोटर हो जाता है। ठीक है, अगर Al2O3 नहीं डालोगे तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन Al2O3 और डाल दोगे तो रिएक्शन और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने आयरन हटा दिया और Al2O3 डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब रिएक्शन होगी लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो Al2O3 तभी काम करेगा जब उसके साथ में आयरन हो, और आयरन के बिना वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि Fe क्या है, कैटलिस्ट है, एंड Al2O3 इज प्रमोटर। ठीक, इसको थोड़ा सा और कि लिखा हुआ समझ में आ जाए, इस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 इज गिविंग मी ट्वाइस ऑफ NH3। और अगर इसमें सिर्फ तुमने Al2O3 डाल दिया तो नो इंक्रीज इन
रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा अगर सिर्फ A2O3 डाल रहे हो। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे होते नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि जो डाल रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इनको जनरली बोला जाता है इनहिबिटर्स या पॉइजन्स। ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर का मतलब और पॉइजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जगह तो है नहीं, कहाँ लिखूँ मैं इसे, यहाँ लिख देता है। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, दे रिटार्ड दी रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है ना उसको डिक्रीज कर देंगे। एक रिएक्शन जो 2 मिनट में हो रही है उसको 10 मिनट में कर देंगे। पॉइजन होते हैं दे कम्प्लीटली इनहिबिट। एक पूरी की पूरी रिएक्शन खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे पता है पॉइजन खा के आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि वो आदमी काम ही नहीं कर सकता है। लेकिन इनहिबिटर ये होगा कि हम लोगों ने कुछ नींद की गोली दे दी तो वो कुछ देर तक काम नहीं करेगा, या वो कोई काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो काम करने के लिए। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है इनहिबिटर और पॉइजन में। पॉइजन तो पूरी की पूरी रिएक्शन को ख़त्म कर देता है और इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा बहुत डिक्रीज कर देता है। ठीक, जैसे एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसमें अगर मैंने ग्लिसरॉल डाल दिया या H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब ये इनहिबिटर्स का काम क्या है, अब तुम्हें लगेगा कि इनहिबिटर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है इनका। फायदा है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन जो 1 सेकंड में ही हो जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट एक रिएक्शन थी, एक, मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, असली में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई एक रिएक्शन थी जो 2 साल में हो रही थी। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अब तुमने उसमें क्या कर दिया, एक कैटलिस्ट डाल दिया। अब कैटलिस्ट डाल दिया तो वो रिएक्शन 2 सेकंड में हो गई। 2 सेकंड में हो गई तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि ये रिएक्शन एकदम से कैसे हो गई। और अगर रिएक्शन हो गई है तो तुम्हें उसको स्टडी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। 2 सेकंड में क्या करोगे, 2 सेकंड में तुम तो रिएक्टेंट डालोगे एकदम से रिएक्शन हो, हाथों हाथ रिएक्शन हो जाएगी। तो अब इस केस में उनको स्टडी नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है उनके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इनहिबिटर या पॉइजन यूज़ करना पड़ता है। पॉइजन तो नहीं यूज़ करेंगे, इनहिबिटर यूज़ करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट जाती है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ी धीरे हो जाए। धीरे किस लिए हो जाए, अगर ये धीरे हो जाएंगे तो हम लोग इनका जो स्टडी है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन जो चुटकियों में हो जाती है, तो अब मुझे नहीं पता चलेगा कितना रिएक्टेंट था, कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्या इंटरमीडिएट बना होगा, कैसे इसका मैकेनिज्म निकल के लिखा जाएगा, किसने पहले किसके साथ रिएक्ट किया होगा। ये सारे क्वेश्चंस का सवाल कहाँ से मिलता है हमें, ये इसका आंसर मिलता है हमें मैकेनिज्म से। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। अब रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है तो हम लोग मैकेनिज्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो भी हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें जो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है उनको धीमा करना पड़ेगा, उनकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। और उनकी स्पीड को डिक्रीज़ करने के लिए तब क्या काम आएगा, इनहिबिटर्स काम आएंगे। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करेंगे, इतना डिक्रीज़ करेंगे कि हम लोग उनको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। ठीक है, सो इनहिबिटर का यही यूज है, द फिनोमेना इन विच कैटलिस्ट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करेगा, स्पीड को ही डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज रिटार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल एंड H3PO4। इथाइल अल्कोहल रिटार्ड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्जीन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल भी क्या है, कैटलिस्ट की इनहिबिटर है, जो क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म को जब फॉर्जीन में कन्वर्ट करते हैं COCl2 में, तो वो डिक्रीज कर देगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। इथिलीन ग्लाइकोल भी क्या करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन डिक्रीज कर देता है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आयरन को जंग लग रहा है। ठीक है, तो आयरन को जंग लग रहा है, ये एक स्लो रिएक्शन है लेकिन होती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। तो इसकी रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग उसमें क्या डाल सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल डाल सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल डालने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा। जहाँ पे 2 दिन में उसको रस्ट लगता है वो 3 या 4 दिन लेगा। ठीक है, तो मतलब उसका लाइफ टाइम बढ़ा दिया। बट वो हमारे लिए इतना काम का नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्ट पेंट कर देंगे तो रस्टिंग खत्म, मतलब होगी ही नहीं। ठीक है, बट इट्स अ गुड एप्लीकेशन। ठीक है, एनी डाउट सो फार।
ओके, सो नेक्स्ट आता है ऑटो कैटेलिसिस। अब ऑटो कैटेलिसिस का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक कैटेलिसिस। ये जो एक रिएक्शन हो रही थी तो उसमें तुमने कैटेलिस्ट डाला ही नहीं, फिर भी कैटेलाइज होगी, तो ऐसा क्या हुआ रिएक्शन के अंदर? तो ऑटो कैटेलिसिस एक इस टाइप की रिएक्शन होती है जहाँ पे तुमने बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है। जैसे यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस था, इसमें तुमने N2 3 लिया, 2 बन रहा था, ये रिएक्शन थी, और उसमें फिर तुमने अलग से आयरन डाल दिया, तो वो कैटलिस्ट तुमने अलग से डाला। अब ऑटो कैटलिसिस में क्या होगा कि तुमने बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है, लेकिन रिएक्शन क्या होगी, धीरे 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 स्पीड अप होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रिएक्शन है वो ऑटो कैटलिसिस है, मतलब उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट है, इसमें वाटर डाला और ये हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है। एसिड दे रहा है और अल्कोहल दे रहा है। अब क्या है कि ये जो एसिड है ना, यही रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो पहले क्या थे, रिएक्टेंट थे तो रिएक्टेंट क्या करेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट क्या है, पहले ये अगर 10 मोल थे, ये 10 मोल था, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। अब कुछ देर बाद इसी ये 8 हो गए, 8 हो गए, ये बन गए 2 और ये बन गए 2। अब थोड़ी देर, अब ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। बट क्या देखा गया कि जैसे जैसे CH3COH इंक्रीज होता जा रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। जिस स्पीड से 10 से 8 में कन्वर्ट हुए, जिस स्पीड से 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, उतनी ही स्पीड में 4 मॉलिक्यूल अब रिएक्ट करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद 16 मॉलिक्यूल उतनी ही स्पीड में रिएक्ट करने लगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि एसिड के प्रोडक्शन से जो एसिड बन रहा है, जितना ज़्यादा एसिड बन रहा था उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऑटो कैटलिसिस इस टाइप का प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बनता है जो रिएक्शन को खुद ही कैटलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमें अलग से कैटलिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन हो गई कि प्रोडक्ट बन रहा है और वही कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और वो रिएक्शन को कैटलाइज करता चला जाएगा और करता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे H+आयन ऑफ एसिटिक एसिड ऑटो कैटलाइज रिएक्शन, रिएक्शन को खुद ही कैटलाइज कर देता है, ठीक है। सो ऑटो सॉरी ऑटो कैटलिसिस की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज द रिएक्शन, जो रिएक्शन को खुद ही कैटलाइज कर देगा, ठीक है। कोई डाउट? ओके, सो अब ये रिएक्शन है, ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें दिख रहा होगा कम है, यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है, रेट क्या हो रहा है, अब देखो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एकदम से डिप कर रही है, तो मतलब क्या है कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज़ीरो होगी, तो काफ़ी देर तक वो उठेगी नहीं और फिर वो एकदम से उठेगी, ठीक है। मतलब क्या है कि रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा, ठीक है, और फिर फाइनल जाके वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो अगर प्रोडक्ट मैं लेता हूँ और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट आ जाती है इंड्यूस कैटेलिसिस, ठीक है। सिलेबस में नहीं है बट सिंपल से चीज़ें हैं तो मैंने सोचा पढ़ा ही देनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंड्यूस कैटलिसिस। इंड्यूस कैटलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इंड्यूस अ सिमिलर रिएक्शन विच इज नॉट अदरवाइज पॉसिबल, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड बिकम फिजिबल। तो सोडियम आर्सेनाइड ये है Na3ASO3, इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं Na3ASO4, ठीक है। तो इसमें जो ये जो कैटलिस्ट डाला है, यही रिएक्शन को क्या करता है, ज़बरदस्ती इसका ऑक्सीडेशन करके ये यहाँ पे पहुँचा देता है, ठीक है। अगर तुम इसमें से Na2SO3 हटा दो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब रिएक्शन कुछ और होगी। लेकिन कैटलिस्ट ने क्या किया, उसका पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया, जो रिएक्शन पहले हो रही थी अब वो रिएक्शन कुछ और ही हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इंड्यूस कैटलिसिस। इंड्यूस कैटलिस्ट मतलब कि वो रिएक्शन को ज़बरदस्ती फोर्स करेगा कि अपने अकॉर्डिंग वो रिएक्शन को चला सके, ठीक है। तो वो Na3ASO4 का ऑक्सीडेशन करके Na3ASO3 से O4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन तभी होगी जब Na2SO3 होगा और वो खुद Na2SO4 में
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक ड्रॉबैक है, ये प्रॉपर कैटालिसिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ी अजीब है और यहाँ पे हमें कैटलिस्ट वापस हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंड्यूस कैटलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही एग्जाम्पल है, रेयर होती है, रेयर, बहुत रेयर होगी, 1 मिलियन में से एक आधा एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और इसका एक यही एग्जाम्पल है, सिलेबस में नहीं है, बट तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, क्या है इंड्यूस कैटलिसिस? एक ऐसा कैटलिस्ट, एक ऐसा ही कंपाउंड जो रिएक्शन को अपने अकॉर्डिंग चला लेता है। ठीक है, अगर कैटलिस्ट हटा दोगे तो वो रिएक्शन कुछ और तरीके से होगी, कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन कुछ और ही तरीके से हो रही है। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन स्पेसिफिक हो जाएगी कि ये ऐसे ही जाएगी। अगर तुमने Na2SO3 डाल दिया तो रिएक्शन में ASO3 ASO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर Na2SO3 की जगह कुछ और डाल दिया तो उसका ऑक्सीडेशन किसी और फॉर्म में हो सकता है, या हो सकता है ऑक्सीडेशन ना हो। तो ये कैटलिस्ट स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट we move to the homogeneous and heterogeneous catalysis. This is the very important, बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल होने के अलावा सिलेबस में है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिसिस। व्हाट इज होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड व्हाट इज हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि तुम्हें आंसर करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग बात करें होमोजीनियस कैटलिसिस की या हेटेरोजीनियस कैटलिसिस की, तो क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो सारी चीज़ है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, सबका कलर अगर सेम हो गया तो होमोजीनियस। ठीक है, अगर उसमें से कलर डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, तो होमोजीनियस का यहाँ पे रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, सारे के सारे कैटलिस्ट और सारे के सारे रिएक्टेंट सेम ही फिजिकल स्टेट में होता है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो रिएक्शन देखो, SO2 O2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो ये रिएक्शन होमोजीनियस रिएक्शन है। ठीक है, तो होमोजीनियस रिएक्शन का कौन सी होती है? जहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं सब सेम फेज में होने चाहिए। सेम फेज मतलब या तो सब गैस होंगे, सारे लिक्विड होंगे, सारे एक्वस होंगे, या फिर सारे सॉलिड होंगे। अगर सबके सब सॉलिड हैं तो ये होमोजीनियस। अगर उसमें से एक भी लिक्विड हो गया या एक भी गैस हो गया या किसी एक की भी जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट हो गई तो उसे हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओ SO3 को सॉलिड कर देता हूँ, ये गैस की जगह अगर मैं इसको S कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ, तो ये रिएक्शन हेट्रोजीनियस हो गया। लेकिन अगर इसको मैं गैस ही रहने देता हूँ तो ये होमोजीनियस रिएक्शन है। तो मतलब सब एक ही फेज में होना चाहिए। अब क्या है, SO2 O2 में हो रहा है, तो अब इससे होमोजीनियस रिएक्शन और होमोजीनियस कैटलिसिस में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस रिएक्शन वो होती है जिसमें सारे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो सेम फेज में होने चाहिए। होमोजीनियस कैटलिसिस कौन सी होगी? ऐसी कैटलिसिस जहाँ पे कैटलिस्ट भी सेम फेज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम लोग डाल रहे हैं वो NO डाल रहे हैं, और NO भी क्या है? गैस है। तो सब गैस है, दिख रहा है तुम्हें? सारे के सारे गैस हैं, तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गए। रिएक्शन होती है होमोजीनियस रिएक्शन, और उसी के अंदर अगर होमोजीनियस कैटलिस्ट डाल दिया तो होमोजीनियस कैटलिसिस हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो रिएक्शन है, अब ये चीज़ याद रखना, एक्वस एंड लिक्विड, एक्वस और लिक्विड दोनों क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, तो इनको भी हम लोग साथ में कंबाइन करते हैं। अब ये शुगर है, शुगर का हाइड्रोलिसिस कर रहा है। शुगर कौन सी? टेबल सॉल्ट है या केन शुगर है, जो घर में जो चीनी रखी होती है वही है, सुक्रोज। इसको अगर हम लोग वाटर डालते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज हो जाती है। शुगर क्या है? पानी में घुल जाती है, तो ये एक्वस है। वाटर तो पानी है ही। ठीक है, H2 के लिए हम लोग एक्वस तो लिख ही नहीं सकते कि किसी भी चीज़ को वाटर में डालने के बाद वो एक्वस बनता है, और वाटर खुद लिक्विड होता है। ठीक है, वाटर को एक्वस नहीं लिख सकते हम लोग। ग्लूकोज एक्वस एंड फ्रक्टोज एक्वस, जो भी सारी चीज़ें हैं वो पानी में डिजोल्वेबल है। ठीक है, डिजोल्व हो सकती है। इसके अंदर हम लोग जो ये रिएक्शन क्या है? होमोजीनियस रिएक्शन हो गया, और इसमें अगर कैटलिस्ट भी अगर सेम फेज में है तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस कैटलिसिस हो गया। ठीक, कैटलिस्ट क्या डाला है? H+ डाला है। ठीक है, और रिएक्शन क्या है? ये इन्वर्जन ऑफ
रिएक्शन का नाम है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब क्या है कि ये जो शुगर है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो ओवरऑल जो सोल्यूशन बनता है वो लीवो रोटेटरी बनता है। मतलब उसकी जो मैंने पहले भी बताया था आई गेस, तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए। नेक्स्ट क्या है, एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO है, ये गैस है। मीथेन भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और उसके अंदर कैटलिस्ट डाला है वो भी गैस है। तो ये भी क्या है, होमोजेनियस कैटलिसिस। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। बस ये दो तीन इक्वेशंस तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। अब नेक्स्ट कैटलिसिस कौन सी होगी, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस है, जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट या दोनों में से कोई भी एक चीज़ डिफरेंट फेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये जो N2 है, थ्राइस ऑफ H2 है और ये जो NH3 है, हेबर्स प्रोसेस है, ये सब गैस है। तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखूँ N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिविंग में ट्वाइस ऑफ NH3, तो ये जो रिएक्शन है ये होमोजीनियस रिएक्शन है क्योंकि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसमें है। लेकिन अगर तुमने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया जो कि गैस ना होके सॉलिड या लिक्विड है तो वो बन जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, मतलब ऑयल को हम लोग सेचुरेट कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, ऑयल को हाइड्रोजनेट करके हम लोग क्या बनाएंगे, घी बनाएंगे। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके डालडा घी बनता है, वही बनाया जा रहा है यहाँ पे। सो वेजिटेबल ऑयल है जो कि लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस है। अब तुम्हें दिख रहा है एक लिक्विड है एक गैस है, ये हेट्रोजीनियस ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है, उसमें निकल हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन जब भी होता है या तो वो प्लैटिनम के साथ होगा या पैलेडियम के साथ होगा या निकल के साथ होगा। तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, प्लैटिनम पैलेडियम निकल। ठीक है, वही करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद फिर कैटलिसिस का बाकी बहुत मेजर पार्ट आ जाएगा जिसमें हमें सारी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। ठीक है, तो मैं ये लास्ट टॉपिक यहाँ पे थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस पढ़ा रहा हूँ, होमोजीनियस कैटलिसिस इसके बाद पढ़ाऊँगा। तो थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का क्या मतलब है, तो कैसे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट काम करता है ये मैं तुम्हें पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, वही चीज़ है और ये पूरा पेपर में आएगा, 10 नंबर का आएगा कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है। होमोजीनियस आए या ना आए, क्योंकि होमोजीनियस सिलेबस में नहीं है, बट मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन हेट्रोजीनियस कैसे काम करता है ये ज़रूर आएगा पेपर में। ठीक है, तो यही कुछ 5 पॉइंट्स है, यही डायग्राम बनेगा और इसी तरीके से तुम्हें बताना है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट काम करता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे। कौन सी थ्योरी पे, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या है, एड्सॉर्प्शन एक फिनोमेना होता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं और वो बल्ब के अंदर अंदर नहीं घुसते। ठीक है, जैसे कुछ डस्ट पड़ी हुई है और तुमने एक स्पॉन्ज या कपड़ा लेके उसको साफ कर दिया, तो जो जितना भी डर्ट है वो स्पॉन्ज के ऊपर लग जाएगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर आके चिपक जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दो अलग होते हैं, 12th में तुमने पढ़ा होगा एड्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में कि मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएंगे, अगर वो उसके अंदर भी घुस जाते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन, और अगर सिर्फ सरफेस पे रहते हैं तो एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन में क्या है, ये हमारा कैटलिस्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, तो पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, यही होगा, डायग्राम बनाओगे और तुम्हें यही टॉप पॉइंट्स लिखना है। तो एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन में कैटलिस्ट क्या होगा, उसके सरफेस पे जाके रिएक्टेंट क्या करेंगे, सरफेस के जाके चिपक जाएंगे उसके कैटलिस्ट के। ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो गया। अब एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होगा, डिफ्यूजन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन किस वजह से होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स द कैटलिस्ट सरफेस। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुमने घर में खाना बनाया तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। सेंट तुमने लगाया है, परफ्यूम लगाया है, तो वो बाहर बाकी लोगों को भी स्मेल आती है, तो दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन में क्या है, कैटलिस्ट नीचे पड़ा हुआ है और गैसेस बाहर ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी गैसेस है, तो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर ज़्यादा है, तो फिर गैसेस क्या करेंगी, कैटलिस्ट के ऊपर तो है ही नहीं, तो गैसेस क्या करेंगी, चलते हुए कैटलिस्ट के पास आएंगी और वहां पे बैठ जाएंगी, दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है,
तो ये जो पहला हुआ एड्सॉर्प्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन होने से पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्यों होगा, डिफ्यूजन के बिना मॉलिक्यूल ए और बी कैटलिस्ट के पास नहीं आएंगे। सो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस, मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हुए ए और बी कैटलिस्ट के पास आ गया। जैसे कैटलिस्ट के पास होंगे फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एड्सॉर्प्शन। फिर वो क्या होंगे, उसके ऊपर चिपक जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, एड्सॉर्ब हो गए तो उन्होंने बेसिकली बॉन्ड्स बना लिए। अब ये बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, केमिकल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। केमिकल मतलब कोई कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। एड्सॉर्प्शन वाला चैप्टर 5 क्लास 12 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोलाइडल स्टेट्स हमारे पास है, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर पूरा एड्सॉर्प्शन है जो कि हमें पढ़ना है। 1 सेकेंड। ओके, जैसे ये एड्सॉर्ब हुए वहां पे क्या होगा, occurrence of the chemical reactants onto the catalyst surface। एक्टिवेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमने बताया कि ए और बी ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिए, उन्हें बॉन्ड बना लिए, तो ए और बी क्या होगा, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब वो खुद के साथ रिएक्शन बना सकते हैं, तो अब वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये छोटा सा बॉन्ड बनने लग जाएगा। ठीक है, इसके ये वाले बॉन्ड्स वीक होते जाएंगे और ये वाले बॉन्ड्स क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ए और बी दोनों मिल गए तो अब वो क्या होंगे, वहां से डिसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगे, ये टूट जाएंगे। ठीक है, टूटने के बाद ए और बी क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो डिफ्यूजन से वापस बाहर चले जाएंगे। अब डिफ्यूजन क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट के ऊपर एक मॉलिक्यूल ए बी का नहीं आएगा, बहुत सारे ए बी जुड़ गए, तो ए बी की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कैटलिस्ट पे ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी। तो फिर ए और बी क्या होंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास बीकर है, बंद कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे कैटलिस्ट जमीन पे पड़ा हुआ है क्योंकि हेट्रोजीनियस है, कैटलिस्ट मैंने ले लिया सॉलिड। ठीक है, और ए गैस है, इधर बी गैस है, तो ये ऊपर ज़्यादा होंगे, गैसेस लाइट होती है। ठीक है, तो अब क्या हो गई, ये जो गैसेस हैं वो कैटलिस्ट के ऊपर आके एड्सॉर्ब होती है। ए बी यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ। ठीक है, तो जो ए बी है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, कैटलिस्ट के ऊपर ही बनेगा, बिना कैटलिस्ट के प्रोडक्ट बन नहीं सका। ठीक है, हो सकता है एक आधा मॉलिक्यूल बन जाए लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ए बी, जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कैटलिस्ट के ऊपर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सराउंडिंग्स। फिर ये यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फिर ए बी क्या होंगे, टूट के क्या होंगे, बाहर घूमने लग जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, एक जगह पे है इनके मॉलिक्यूल्स, फिर अब ये एनवायरनमेंट में गैसेस मॉलिक्यूल है, तो ये एनवायरनमेंट में इधर उधर सब जगह घूमने लग जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं समझ में आया तो बता दो मुझे, मैं फिर से बता देता हूँ। बताओ सबको आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, तो देखो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस फॉर्म में है। मतलब ए और बी को तुम कंसिडर कर लो गैसेस हैं, और रिएक्टेंट है वो गैस है, प्रोडक्ट है वो भी गैस है, और ये जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड है और वो गैसेस हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो एड्सॉर्प्शन से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ए और बी ये दोनों गैसेस हैं, ये क्या हो गए, जाके सॉलिड के ऊपर अटैच हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए बी हटा दूँ तो ये जो ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो पहले ये डिफ्यूज होंगे, कैटलिस्ट यहाँ पे है और ये गैसेस ऊपर है, तो ये क्या करेंगे, ये आएंगे और ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, डिफ्यूजन, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करना है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हैं, यहाँ से ये सीधा कैटलिस्ट के ऊपर जाएंगे। पहला स्टेप डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन समझ में आया? अब डिफ्यूजन होने के बाद मॉलिक्यूल क्या होंगे, कैटलिस्ट के ऊपर आके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा एड्सॉर्ब।
तो ये नेक्स्ट स्टेप है एड्सॉर्प्शन, ठीक है, मतलब उसके ऊपर चिपक जाना, दिस इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होने के बाद ए और बी अब क्या होगा, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाने की वजह से ए और बी क्या होंगे, इनके जो खुद के बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे। इसने कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लिया है तो इनके अपने अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, ए अब क्या है बी के बहुत ही करीब है, तो ए और बी क्या करेंगे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मतलब ये क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करने लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मतलब क्या है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जैसे ए और बी एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, इनका जो कैटलिस्ट के साथ जो बॉन्ड है वो टूटने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक इंटरमीडिएट भी ये बन रहा है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होंगे, ए और बी का जो पूरा जो बॉन्ड है वो पूरा बन जाएगा, और जो कैटलिस्ट के साथ जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद ए और बी तो प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, वो तो नीचे ही बनेगा, ऊपर तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, ऊपर तो गैसेस मॉलिक्यूल है। ए और बी जो नीचे बना है उस वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ए बी की ज़्यादा होगी, कैटलिस्ट पे बन रहा है। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जो सरफेस कैटलिस्ट का जो सरफेस है वो फिर से खाली हो गया, ठीक है। कैटलिस्ट का सरफेस खाली हो गया, खाली हो गया, तो अब इसके ऊपर और मॉलिक्यूल ए और बी के आ सकते हैं, वो पास में आएंगे, फिर रिएक्ट करेंगे और फिर वो प्रोडक्ट बन के निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट तुम्हें दिख रहा है कि वापस जैसा था वो वैसे ही रिएक्शन के बाद निकल रहा है, और वो बार बार रीजनरेट हो रहा है। रीजनरेट होने के बाद उसके पास सरफेस बचा है, बहुत सारा सरफेस बचा है, जहाँ पे जाके वो और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, और फिर वो बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। अब समझ में आया ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक। बाकी जो मेजर थ्योरीज हैं, मतलब थ्योरीज में हमें ये काइनेटिक्स निकालना है कि किस किस तरीके से कैसे बनेगा, जैसे स्टेडी स्टेट लॉ फोटोकेमिस्ट्री में यूज़ किया था, कैटालिसिस में भी फोटो यूज़ करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे कि कैटलिस्ट डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में रहता है, क्या उसका रेट निकलता है, ठीक है। ये हम लोग कल करेंगे।